एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10th की सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कंप्लीट चैप्टर रिवीजन राजनीतिक दल का। तो ये जो है हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके अपने प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज, वो भी पूरे कंटेंट के साथ। यहाँ पे हम सिर्फ एक वीडियो या एक चैप्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स सेट की। तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन क्लास 10 सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है आपका राजनीतिक दल का। तो चलिए फटाफट से अपन इसको शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले आपको क्या करना है शुरू करने से पहले आपको आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपके सारे साथी, आपके दोस्त, आपके साथ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स इस सेशन को एंजॉय कर पाएं और आज के इस राजनीतिक दल का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सबके पास पहुंच पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले सबसे पहली बात क्या होती है कि आपको उस चैप्टर के पूरे पॉइंट्स के बारे में पता हो कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम क्रिएट हो जाता है। और स्टार्टिंग में जो फ्रेम क्रिएट हो गया ना, तो वो आगे तक बनता जाता है। फिर अब जब आप बाद में उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ इंटरलिंक होती है कि हाँ, मैंने ये कहीं तो सुना था, ठीक है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले अपन को एक फ्रेम बना लेना है अपने माइंड में, ताकि आगे जाके वो चीज़ डेवलप हो जाए अपने माइंड में कि हाँ भाई, ये चीज़ हमने सुनी थी, ठीक है। पहले एक बार सुन लो तो बाद में चीज़ें इंटररिलेट हो जाती हैं और देर तक फिर याद बनी रहती हैं। तो चलिए फटाफट से अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे अपने पहले पार्ट में राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या है। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक दल के कार्य और राजनीतिक दल की जरूरत। आखिर भारत में या किसी भी कंट्री में राजनीतिक दल की जरूरत क्या है, क्या जरूरत हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाएं, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे कितने राजनीतिक दल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, एक होता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होता है वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टीज होती हैं, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। वहीं क्षेत्रीय दल जो होते हैं किसी क्षेत्र विशेष का दर्जा प्राप्त होते हैं, यानी कि उनका वर्चस्व किसी क्षेत्र विशेष या फिर राज्य के स्तर पर होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने देश के विकास में कुछ योगदान देती हैं या नहीं, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, यानी कि लोगों की कितनी भागीदारी है। उसके अंतर्गत अपन जानेंगे कि राजनीतिक दलों के लिए क्या चुनौतियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जीतने के बाद भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनके सामने क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। यानी कि राजनीतिक दलों के बीच जो कुछ विषमताएं विद्यमान है, यानी कि जो भी कुछ बुराइयां विद्यमान हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ताकि राजनीतिक दलों के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं वो ना आए, ठीक है। अगर ना चुनौतियां होंगी और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों के अंदर बुराइयां ना होंगी, तो देश की शासन व्यवस्था कौन चलाता है, राजनीतिक दल ही चलाते हैं। तो देश की शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगी। तो चलिए फटाफट से अब अपन शुरू करते हैं। परिचय को जानने के बाद बिना देर किए अपन सीधा पहुंचते हैं अब कि राजनीतिक दल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज
क्या होती हैं। तो राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य, ध्यान देना यहाँ पे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। कोई भी एक राजनीतिक दल हो, कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, तो हर एक राजनीतिक दल का अपना एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य सबका एक समान होता है, यानी कि एक पार्टी का उद्देश्य एक समान होता है, सारे व्यक्तियों का उद्देश्य एक समान होता है। तो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं वो। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि सबसे पहले सिर्फ एक दल या समूह की बात करें तो कोई दल या समूह या ग्रुप क्यों बनता है भाई? एक सा काम करने के लिए। एक सा ग्रुप है, जैसे कि आप सभी के बीच आपके दोस्तों का ग्रुप होगा, लेकिन क्या हर किसी से आपकी दोस्ती होगी? नहीं होगी। आपके ग्रुप में वही सारे फ्रेंड शामिल होंगे जिनकी आपसे बनती होगी, जिनकी सोच एक सी होगी, जो सब एक साथ चलते होंगे। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी ग्रुप की बात करें तो जिनकी विचारधारा एक सी, जिनकी सोच एक सी है, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर अब उनका काम है कि हमें राजनीति के क्षेत्र में काम करना है, तो अगर वो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं सब मिलके, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा राजनीतिक दल कहा जाएगा, राजनीतिक समूह कहा जाएगा, पॉलिटिकल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए अब देखें तो किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। भाई राजनीतिक दल की बात हो रही है तो राजनीतिक दल क्या करेंगे भाई? मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना, ये सब राजनीतिक दल के काम होंगे, ये सब उनके उद्देश्य होंगे। आगे देखें व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। यानी कि जब कई सारे व्यक्ति राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो जाते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना, नेता की कुर्सी को प्राप्त करना, सरकारी कुर्सी को प्राप्त करना, या फिर दूसरे की सत्ता को प्रभावित करना ताकि हमें सत्ता मिल जाए। क्लियर हुई ये बात? इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। यानी कि सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं पॉलिसी, उन्हीं नीतियां, उन्हीं कार्यक्रम या उन्हीं एजेंडे या उन्हीं लक्ष्य या उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर वो अपने कार्य की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं और सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात हो गई राजनीतिक दल के बारे में कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और राजनीतिक दलों का क्या उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपन देखें तो राजनीतिक दल के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं? 3 महत्वपूर्ण हिस्से राजनीतिक दल के। एक तो हो गए नेता, ठीक है, नेता सबसे ऊपर होगा। उसके बाद नेता यानी कि लीडर। उसके बाद देखें सक्रिय सदस्य यानी कि एक्टिव मेंबर। ये हो गया एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य। और अनुयायी या समर्थक यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले लोग। आप और हम, जैसे कि मान लो आप किसी पार्टी को मानते हो, आप किसी को, आप किसी को, आप किसी को, ठीक है। तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से होगा? यानी कि इन तीनों से ही कोई भी पार्टी जो है समर्थन हासिल करती है। इन्हीं 3 पार्टियों, इन्हीं 3 मुख्य अंगों से मिलकर कोई भी पार्टी का निर्माण होता है। एक तो हो गया नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थन। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करें कि राजनीतिक दल आखिर काम क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या काम होते हैं। तो चलिए फटाफट से इनके बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो राजनीतिक दलों के कार्य जो है कुछ इस तरीके से हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में यानी कि जहां जनता ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि अपना शासक कौन चुनती है? जनता ही चुनती है, जनता अपने वोट के माध्यम से चुनती है। तो लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुके हैं, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना ये लाइन, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है।
लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, किसे? राजनीतिक दल को कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला कार्य है नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। ठीक है, किस तरीके से वो भी देख लेते हैं। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं। क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जनता का समर्थन बिना किसी काम किए प्राप्त हो सकता है कि भाई गए उन्हें अपने आपके सामने हाथ जोड़े और उन्हें समर्थन प्राप्त हो गया? नहीं, उन्हें कुछ वादे करने होंगे, कुछ योजनाएं बनानी होंगी, कुछ नीतियां बनानी होंगी, तभी जाके जनता उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी और जनता का उनको समर्थन हासिल होगा। तो जनता के समर्थन को हासिल करने के लिए ही राजनीतिक दल नीतियां और कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं, उन्हीं को बनाते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब चुनावी सीजन आता है हर एक पार्टी के नेता लोग, हर एक पार्टी के एक्टिव मेंबर जो है अपना अपना एजेंडा लेके आते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो ये करेंगे, अगर हम चुनाव जीते तो ये करेंगे। तो यही तो उनकी नीतियां हैं, यही तो उनके कार्यक्रम है, यही तो उनकी योजनाएं हैं जिनके बलबूते पर वो जनता का समर्थन हासिल करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें कि राजनीतिक दल जो है भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। जनता तक अपनी बातें कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए भी कुछ माध्यम यानी कि कुछ मीडियम की आवश्यकता होगी। वो क्या हो सकते हैं? जनसभाएं आयोजित करते हैं नेता, जनसभाओं में भाषण देते हैं, टेलीविजन के माध्यम से आप देख सकते हैं, रेडियो, समाचार पत्र, इन सब के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गए नीतियां और कार्यक्रम किस तरीके से ये तय करते हैं और कहाँ नीतियां और कार्यक्रम राजनीतिक दलों के लिए उपयोगी होते हैं, ये बात अपन को समझ में आ गई। आगे देखें कि मतदाता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिसकी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्र हित को मजबूत करने वाला होता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के समय अपनी अपनी नीतियां और कार्यक्रम लेके आते हैं, लेकिन मतदाता भी समझदार होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सच में काम करेगा और इसकी ये जो पॉलिसी है, इसने जो नीति हमारे सामने बताई है या कार्यक्रम जो भी हमें बताया, योजना जो भी बताई है, ये कारगर साबित हो सकती है। तो जनता भी सोच समझकर उन्हीं को वोट देती है। शासन का संचालन दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है? शासन का संचालन। तो राजनीतिक दल जो हैं चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। भाई शासन का संचालन कौन कर रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी ही कर रही है। कैसे कर रही है? सबसे पहले भाई चुनाव में खड़े हुए, चुनाव प्रचार किया, अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचाई, चुनाव जीते, सरकार का निर्माण किया और शासन का संचालन किया। क्लियर हो गई बात? तो जिस किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाती है। उनकी सरकार जिनको भी बन गई तो वही जो है शासन का संचालन करते हैं, और जिनकी सरकार नहीं बनी यानी कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वे विपक्ष में बैठते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? विपक्षी दल कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखें कि जहां एक और सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, शासन का संचालन कौन करेगा? शासन का संचालन जो है सत्ता पक्ष करता है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है। अब विपक्षी दल का क्या रोल है? शासक का तो रोल हो गया कि भाई सत्ता को संभालना, शासन का संचालन करना। विपक्षी दल का क्या रोल है? विपक्षी दल जो है यानी कि जिसके हाथ में सत्ता नहीं है, जिसे बहुमत नहीं मिला है, तो वो कहलाया विपक्षी दल। विपक्षी दल का क्या काम होगा? विपक्षी दल जो है सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को जो है गड़बड़ी करने से रोकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये देख लिए हमने दो काम। अब तीसरा काम देखें, सबसे महत्वपूर्ण काम कि चुनावों का संचालन करना। राजनीतिक दल किस तरीके से चुनावों का संचालन करते हैं इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो जिस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना आवश्यक है। बिल्कुल है। अब
चुनाव कौन लड़ता है? भाई राजनीतिक दल ही लड़ते। तो चुनाव का संचालन कौन कर रहा है? चुनाव का संचालन भी राजनीतिक दल ही कर रहा है। हमें यह जानकारी प्राप्त है कि सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं, सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम और नीतियां तैयार करते हैं। भाई चुनाव का संचालन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हर एक राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अपनी नीतियां निर्धारण करना होगा, अपनी पॉलिसी बनानी होगी, लोगों तक पहुंचानी होगी। फिर यही कार्यक्रम और नीतियां जो है चुनाव के दौरान जनता के पास जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा, जब भी चुनाव आते हैं आप सुनते हैं कि उस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो उस घोषणा पत्र में क्या होता है? उस राजनीतिक दल की बनाई हुई नीतियां और कार्यक्रम होते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और उन्हें हर तरीके से चुनाव जिताने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य क्या है? एक प्रमुख कार्य है चुनावों का संचालन करना। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई कि किस तरीके से राजनीतिक दल जो है चुनाव का संचालन करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? तो जहां जो समझ में ना आए आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, तो फटाफट से उसमें कमेंट करते हैं, आपके सवाल का आंसर तुरंत दिया जाएगा। चलिए चौथा काम है लोकमत का निर्माण करना। लोकमत का निर्माण, ठीक है, जानते हैं क्या होता है लोकमत, तो कैसे होता है राजनीतिक दलों द्वारा लोकमत का निर्माण। तो लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। बिल्कुल भाई, जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको अपना समर्थन देगी, सत्ता किसके हाथ में होगी? सत्ता भी उसी के हाथ में होगी। तो लोकतंत्र में जनता के समर्थन से ही राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही होता है। अब लोकमत यानी कि जनता का मत, ठीक है। अब जनता का मत हासिल करने के लिए सरकार ने बनाई नीतियां, उन नीतियों से जनता हुई प्रभावित और जनता ने दिया राजनीतिक दल को वोट। तो ये क्या बात हो गई लोकमत की। और नीतियां कैसे पहुंचाई? विभिन्न संचार माध्यमों से, टेलीविजन से, अखबारों से, समाचार पत्रों से, रेडियो से, रैलियों से, जनसभाओं से, भाषण के द्वारा, इस तरीके से उन्होंने लोकमत हासिल कर लिया। तो लोकमत का निर्माण हो गया। अब देखें पांचवा काम देखें राजनीतिक दल जो है सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं, यानी कि मीडिएटर का काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं? तो राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। कैसे करते हैं? राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस तरह राजनीतिक दल जो है सरकार एवं जनता के बीच पुल के निर्माण का कार्य, पुल का कार्य करते हैं, यानी कि ब्रिज का काम करते हैं। एक तरफ सरकार, एक तरफ जनता है, बीच में राजनीतिक दल है। तो जो भी जनता की बातें हैं सरकार तक पहुंचाई, जो भी सरकार की नीतियां हैं वो उन्हें कहाँ पहुंचाई? वो उन्हें राजनीतिक दलों ने जो है जनता तक पहुंचाई। तो जनता और सरकार के बीच जो है राजनीतिक दल एक ब्रिज का काम करते हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे का काम देखते हैं। राजनीतिक दलों का छठवां काम होता है राजनीतिक प्रशिक्षण देना। राजनीतिक प्रशिक्षण किस तरीके से देते हैं? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो राजनीतिक दल जो है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं? कि राजनीतिक दल खासकर चुनावों के समय अपने अपने समर्थकों को कुछ राजनीतिक काम सौंपते हैं, जैसे कि मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना। जब चुनाव का सीजन आता है आप सभी ने देखा होगा कि राजनीतिक दल, भाई चुनाव का तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मतदान करना है, लेकिन चुनाव के पहले क्या होता है? चुनाव प्रचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार की जो पॉलिसी चल रही है, तो विपक्षी पार्टियां जो होंगी, दूसरे राजनीतिक दल जो होंगे, वो वर्तमान में सत्ता प्राप्त सरकार की
जो भी नीतियां हैं उनकी आलोचना का काम करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनकी नीतियों को थोड़ा सा साइड में रख के नीचा दिखाएंगे, तभी तो वो अपनी योजनाओं को आगे लेके आएंगे और जनता का जन समर्थन हासिल करने में सफल होंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, राजनीतिक प्रशिक्षण की बात हो रही है। तो राजनीतिक प्रशिक्षण ही जनता को दे रहे हैं राजनीतिक दल। कैसे? सरकार की नीतियों की आलोचना करके। मतदान करें, मतदान कैसे करें, ये सारी जानकारी देखिए कि मतदान आपका अधिकार है। उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करके यानी कि चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करके। उसके बाद देखें इसके अलावा सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक एवं शैक्षिक गतिविधियां तेज कर उदासीन मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम भी करते हैं। यानी कि जो वोटर उदासीन है, उन्हें नहीं पता ज़्यादा कुछ चुनाव के बारे में, तो उनको तरह तरह के प्रलोभन देके कि हाँ भाई हम अगर चुनाव जीते तो आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे। इवन वोट देने के लिए भी चुनाव अभियान के दौरान कई तरीके के उपहार भी बांटे जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो इस तरीके से जो है राजनीतिक दल राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो ये तो बात करी हमने किस चीज़ की, ये बात करी हमने राजनीतिक दलों के कुछ कामों की। तो फटाफट से इतना आप नोट कर लें, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आगे का काम देखते हैं, क्या है राजनीतिक दलों का अगला काम। 7वां काम है दलीय कार्य। कैसे होते हैं दलीय कार्य? यानी कि किसी दल विशेष से संबंधित कुछ इनके काम होते हैं। जो राजनीतिक दल जिस पार्टी विशेष से होता है उसका कुछ अपन काम देख लेते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल संबंधी कार्य भी करते हैं। क्या क्या होते हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को अपने ग्रुप में जोड़कर उनको मेंबर बनाना। उसके बाद अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उनका प्रचार प्रसार करना इनका काम हो गया। उसके बाद दल के लिए भाई पैसे की ज़रूरत तो होगी ही किसी भी पार्टी के लिए, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करना, ये होते हैं इनके खुद के लिए काम, यानी कि खुद की पार्टी के लिए ये क्या काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कुछ गैर राजनीतिक काम भी ये करते हैं। तो गैर राजनीतिक कामों में क्या आता है? गैर राजनीतिक कामों में क्या आता है? राजनीतिक दल ना केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक काम भी करते हैं। गैर राजनीतिक काम कैसे होते हैं कि जैसे प्राकृतिक आपदाओं, ठीक है, समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, जैसे कि बाढ़, सुखाड़ यानी कि सूखा, भूकंप आदि के दौरान राहत संबंधी काम करना किसका काम होता है? राजनीतिक दल इन कामों में भी अपनी हिस्सेदारी जताते हैं, जो कि राजनीति से हटके काम होते हैं, यानी कि गैर राजनीतिक काम होते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? तो इतने सारे अपन ने क्या देखे? इतने सारे अपन ने देखे राजनीतिक दलों के कार्य। तो राजनीतिक दलों के कार्य आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों की ज़रूरत की, क्या ज़रूरत पड़ी राजनीतिक दलों की। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। राजनीतिक दल की ज़रूरत, तो राजनीतिक दल को लोक का प्राण कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लोक का प्राण या लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है बिना राजनीतिक दलों के चल ही नहीं सकती, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक जो है राजनीतिक दल होते ही हैं। जहां सिर्फ एक दलीय शासन व्यवस्था हो वहां तानाशाही या फिर राजतंत्र चलता है, तो वो लोकतंत्र कहलाती ही नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण या लोक का प्राण कहा जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था कई सारे राजनीतिक दलों के द्वारा ही चलती है, तभी वो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाती है। उसके बाद देखें, राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यानी कि लोगों की भावनाओं से ये परिचित होते हैं और सरकार के समक्ष उनकी बातों को रखते हैं, तब जाके आगे काम होता है। तो राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल में कई सारे व्यक्ति होते हैं, आप और हम किसी न किसी पार्टी के समर्थक ही होते हैं। तो क्या हो रहा है, ये राजनीतिक दलों के माध्यम से हम एक दूसरे जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं, देशभक्ति की भावनाओं को डेवलप कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल जो है देश के लोगों की भावनाओं और विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। यदि दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार क्या होंगे? यदि दल ही नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार जो है निर्दलीय होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं,
क्षेत्रीय यानी कि राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। इनके अलावा जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहें अलग से, तो उनको निर्दलीय दल में रखा जाता है, यानी कि उनका खुद का स्वयं का चुनाव चिन्ह होता है, खुद की स्वयं की पार्टी होती है। तो अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सभी उम्मीदवार क्या होंगे? निर्दलीय होंगे, यानी कि बिना दल के होंगे, सब अपने अपने होंगे। ठीक है, चलो तो आगे देखें। उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्र हित में ना बनाकर उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिन क्षेत्रों से वे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्र हित में नहीं बनाएंगे, पूरे राष्ट्र के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी राष्ट्र के लेवल पर काम करती है, पूरे देश के लिए काम करती है। अब अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो राजनीतिक उम्मीदवार जो हैं, ठीक है, उम्मीदवार जो हैं यानी कि प्रत्याशी जो हैं, वो नीतियां पूरे देश के हित में नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ उन क्षेत्रों से के लिए वो नीतियां बनाएंगे जिन क्षेत्र विशेष के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद देखें कि ऐसी स्थिति होने से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे, देश एकजुट नहीं रहेगा, पूरे देश के लिए नीतियां नहीं बनेंगी, तो ऐसी स्थिति होने से क्या होगा? ऐसी स्थिति होने से देश की एकता और अखंडता जो है खतरे में पड़ जाएगी और देश का विकास रुक जाएगा। इतनी बातें हुई क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि राजनीतिक दलों की नीतियां एवं कार्यक्रम समग्र एवं व्यापक होते हैं, ना कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए होते हैं। बिल्कुल, इनकी नीतियां अपन ने अभी देखा कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो ये पूरे राष्ट्र के लिए नीतियां नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए नीतियां बनाएंगे। तो राजनीतिक दलों की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम है, वो समग्र एवं व्यापक होते हैं, ना कि सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष के लिए होते हैं। उसके बाद देखें अगली बात देखें कि राजनीतिक दल के सदस्य जो हैं सभी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के होते हैं। इसके चलते राजनीतिक दल सभी लोगों की समस्याओं को समेटकर सरकार के सामने रखते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दलों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि ये सभी को एकता के सूत्र में बांध के रखते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग यानी कि जेंडर का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, ठीक है, चाहे किसी भी वंश का हो, सभी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके चलते राजनीतिक दल लोगों की समस्याओं को समेट कर, यानी कि समूचे लोगों की, पूरे देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समेट कर सरकार के सामने रखते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। आगे देखें कि इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, क्योंकि पूरे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? लोगों को जोड़े रखने का काम कौन करता है? लोगों की भावनाओं को एक दूसरे से साझा करवाने का प्रयास कौन करता है? राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। इसलिए इन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, लोक का प्राण कहा जाता है, और लोकतंत्र की स्थापना बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्लियर हुई इतनी बातें? चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब देखें हम कि कितने राजनीतिक दल, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। बिल्कुल, लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि जहां सबका शासन हो, ठीक है। तो लोकतंत्र में कोई भी समूह जो है, कोई भी नागरिक जो है, नागरिकों का कोई भी समूह जो है राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अब पूरी दुनिया की बात करें कि दुनिया में दलीय व्यवस्था किस रूप से है, ठीक है। तो दुनिया में दलीय व्यवस्था के हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं। कितने रूप देखने को मिलते हैं? 3 रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वे 3 रूप हैं? पहला तो है आपके सामने एक दलीय व्यवस्था है, दूसरा है आपके सामने द्विदलीय व्यवस्था है, और तीसरा है आपके सामने क्या है? तीसरा है आपके सामने बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था है। इतनी बात हो गई आपको क्लियर? तो एक दलीय व्यवस्था की बात करें तो इसमें राजतंत्र या तानाशाही शासन चलता है, ठीक है। राजतंत्र या तानाशाही शासन चलता है।
द्विदलीय बात करें तो सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं। 2 पार्टीज कौन कौन से देशों में है? 2 पार्टीज की बात करें तो एक तो आपकी अमेरिका में है और दूसरी आपकी जो है वो है इंग्लैंड में है। ठीक, चलिए अब हम बात करें बहुदलीय व्यवस्था की। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय व्यवस्था है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनसे आप सभी परिचित ही होंगे। उसके बाद देखें कि इन तीनों प्रकार के दलीय व्यवस्थाओं में द्विदलीय एवं बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती रहती है। अब प्रतियोगिता किसके बीच होगी? 2 के बीच होगी या 2 से ज़्यादा के बीच होगी? एक के बीच क्या प्रतियोगिता? वो खुद राजा है, तो प्रतियोगिता की ज़रूरत ही नहीं है। प्रतियोगिता कहाँ होगी? जहाँ 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। तो प्रतियोगिता जो है द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बीच होती है। किस तरीके की प्रतियोगिता होती है? राजनीतिक प्रतियोगिता होती है, सत्ता को प्राप्त करने की प्रतियोगिता होती है। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता की ही बात कर लें अब अपन। राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता क्या होती है, राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता कैसे होती है? तो राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता सामान्यतया लोगों में यह धारणा प्रचलित है कि लोकतंत्र में दलों के बीच प्रतियोगिता अच्छी बात होती है, यानी कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा या जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, उसको एक सकारात्मक वे में लिया गया है, एक पॉजिटिव अप्रोच के रूप में लिया गया है कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एक अच्छी बात होती है। किस तरीके से होती है इसको भी जान लेते हैं। तो प्रतियोगिता का मुख्य कारण क्या है भाई? मुद्दा क्या है प्रतियोगिता करने के पीछे? तो दलों के बीच प्रतियोगिता का मुख्य कारण जो है वो होता है सत्ता को प्राप्त करना। सत्ता की प्राप्ति ही जो है राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता का कारण है। सभी दलों का अंतिम उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। सभी दलों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि हमें सत्ता प्राप्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन हासिल करना है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होने से मतदाताओं के पास राजनीतिक दलों को समर्थन एवं विरोध का विकल्प खुला रहता है। राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो प्रतियोगिता नहीं होगी। राजनीतिक दल नहीं होंगे यानी कि कई सारे राजनीतिक दल अगर जनता के बीच में ना होंगे तो जनता के पास ऑप्शन ही नहीं होंगे। तो जनता के पास कई सारे अच्छे ऑप्शन भी खुल जाते हैं कि हाँ भी अगर हमें इस पार्टी को वोट नहीं देनी है तो हम इसको दे सकते हैं। इसका उम्मीदवार भी अगर उन्हें ठीक नहीं लगता है तो वो तीसरे को दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुदलीय व्यवस्था में या द्विदलीय व्यवस्था में यही सबसे अच्छी बात होती है कि द्विदलीय बहुदलीय व्यवस्था में प्रतियोगिता होती है और जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ जो है विकल्प खुल जाते हैं, ऑप्शंस बन जाते हैं कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए इसीलिए राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता लोकतंत्र के लिए जो है एक अच्छी बात मानी जाती है। क्लियर हो गई बात? चलो अब बढ़े आगे। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है। चलिए फटाफट से इसको भी जान लेते हैं। तो किसी भी देश का विकास वहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे करता है? जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होंगे उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे? जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत, दृष्टिकोण जितने ज़्यादा व्यापक होंगे उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही अधिक होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल ही नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीतिक दल ही लोगों को अवेयर करते हैं। राजनीतिक दल ही लोगों को जागरूक कहते हैं कि आपके पास आपके स्वयं के अधिकार हैं। आपका अधिकार है कि आप अपने अधिकारों के लिए भी लड़ें। यानी कि जब जनता को उसके अधिकार नहीं मिल पाते हैं तब राजनीतिक दलों की इसमें भी भूमिका होती है कि वो उनको सचेत करते हैं, नागरिकों को सचेत करते हैं कि आपको संविधान के द्वारा कई सारे अधिकार दिए गए हैं। आपका अधिकार है कि आप हर एक अधिकार का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए
तो राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता होना जरूरी है। और एकता स्थापित करने का काम कौन करता है? एकता स्थापित करने में, एकता बनाए रखने में, यूनिटी बनाए रखने में किसका रोल है, किसकी भूमिका है? राजनीतिक दलों की ही भूमिका है। क्लियर हो गई ये बात भी? चलो राजनीतिक दलों में विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, लिंगों के सदस्य होते हैं। ये सभी अपने अपने जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर, लिंग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये प्रतिनिधि किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं, जिससे राज्य में एकता कायम रहती है। अब राजनीतिक दल कैसे एकता कायम करते हैं? राजनीतिक दलों में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जेंडर के लोग हों, एक ही धर्म के लोग हों, एक ही कास्ट के लोग हों, एक ही वंश के लोग हैं, ऐसा तो नहीं होता है। राजनीतिक दलों में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वंश के, सभी जेंडर के व्यक्ति होते हैं, सभी स्थानों के व्यक्ति होते हैं। तो भाई जब सब एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग लोग एक साथ आ रहे हैं, तो क्या है वहाँ? क्या है वहाँ? वहाँ पे है एकता, वहाँ पे है यूनिटी। तो किस तरीके से कायम कर रहे हैं? किस तरीके से काम कर रहे हैं? सभी को जोड़ के एकता कायम करने का काम कर रहे हैं और सभी अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये प्रतिनिधि किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत जो है समाधान कर लेते हैं, जिससे राज्य में एकता कायम रहती है। क्लियर हो गई बात? अब देखें कि राजनीतिक दल ही किसी देश में राजनीतिक स्थायित्व ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। राजनीतिक दल ही जो है, पॉलिटिकल ग्रुप जो है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व ला सकते हैं, यानी कि राजनीति हमेशा अच्छी तरीके से काम कर सकती है। उसके बाद देखें कि राष्ट्रीय विकास के लिए यही भी आवश्यक है कि शासन के निर्णयों में सबकी सहमति और सभी के लोगों की भागीदारी हो। अब यहाँ से आप इसको रिलेट करें इस पॉइंट को कि राजनीतिक दलों में सबकी भागीदारी होती है। सारे धर्म, सारे वंश और जाति, वर्ग, लिंग, सब व्यक्ति होते हैं, सारे जेंडर के व्यक्ति होते हैं। तो जब सारे व्यक्ति हैं, सब तरीके के व्यक्ति हैं, सारे कैटेगरी के पर्सन्स हैं जब, तो क्या होगा? राष्ट्रीय विकास होगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास कैसे होगा? सबकी सहमति से होगा और सबकी भागीदारी से होगा। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, व्यवसाय, वंश, कहीं का कैसा भी हो, ठीक है, कोई भी हो, सबकी सहमति से सब काम होंगे। जब सबकी सहमति से सब काम होंगे तो एकता स्थापित होगी। एकता स्थापित होगी तो क्या हो रहा है? राष्ट्रीय विकास हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अगली बात पे अपन गौर करें कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल संकट के समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़, भूकंप, सूखा, कोई भी आपदा आती है, तो सब साथ में मिलजुल कर सहायता करते हैं, सब साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो बढ़ते हैं अब आगे। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कौन करता है ये काम? राजनीतिक दल ही करते हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने का काम कौन कर रहा है? राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि जिस राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, जिसकी सरकार नहीं बनी, तो क्या हो रहा है? वो विपक्ष होगा, वो विपक्षी दल होगा। तो विपक्ष की भूमिका निभाकर और सरकार को रचनात्मक सहयोग देकर स्वयं को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए तो फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देख ली राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में, जान लिया। अब हम जानेंगे भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि कितने प्रकार के भारत में राजनीतिक दल होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि उनके अंदर भी कितने प्रकार हैं। तो भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय कुछ इस तरीके से है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। कितने? दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा है क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है? तो एक वैसे राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है।
ठीक है। इनके कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती हैं। इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। दूसरी बात करें क्षेत्रीय दल की, तो क्षेत्रीय दल की बात करें, एक बात हुई राष्ट्रीय राजनीतिक दल की, दूसरी बात हम करें क्षेत्रीय दल की। तो क्षेत्रीय दल राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम, नीतियां एवं विचारधारा किसी राज्य क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं, ऐसे दल को आमतौर पर राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम, नीतियां जो हैं या विचारधारा जो है किसी राज्य या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते हैं, तो उन्हें क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल कहा जाता है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल की नीतियां, कार्यक्रम, विचारधारा राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कौन से राज्य स्तरीय है, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है चुनाव आयोग, भारत का स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण भी कौन करता है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई राजनीतिक दलों के पास अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं, तो ये चुनाव चिन्ह कौन देता है? क्या वो अपने मन से बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। और कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है और कौन सा दल राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होता है, इसका निर्धारण भी कौन करता है? इसका निर्धारण भी करता है चुनाव आयोग करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब देखते हैं आगे। अब बात करें हम कितने राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय दलों की 2023 में, यानी 2023 तक की वर्तमान तक की स्थिति की बात करें तो देश में 6 दल जो हैं, कितने? 6 दल जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। जिसमें से पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 1885 में ये बनी थी। इसे आमतौर पर अपन कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं और यह दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। कब गठित हुई थी? 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे देखें कि आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने भूमिका निभाई है। बिल्कुल निभाई है। विभाजन की बात मैंने यहाँ पे करी थी, आपने सुना होगा 1900 के बाद का जो समय था। कब के बाद का? 1900 के बाद। 1900 के बाद जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसमें हुआ था? यहाँ पे अपन बात करें तो नरम दल और गरम दल में हुआ था। ये आपने पढ़ा होगा, आपके भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, चलो हो गया इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, तो जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल में भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। ये हो गई इनकी विचारधारा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आपको दिख रहा है, जो कि ये हाथ का पंजा है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये बात हो गई एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं अब अपन। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, उसे पुनर्जीवित करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और भारतीय जनसंघ को 1951 में किसने बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। किसने बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था और उसे ही पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाने लगी।
उसके बाद देखें इनकी विचारधारा की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात करें तो भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार जैसे कि समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय, ये दोनों विचार किसके हैं? दीनदयाल उपाध्याय जी के हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाए गए हैं। तो उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है इनका। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इनकी विचारधारा के बारे में जान लिया, साथ ही साथ इनके अपन चुनाव चिन्ह के बारे में जान लें। तो इनका चुनाव चिन्ह होता है कमल का फूल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हमने अभी तक कितना जान लिया? अभी तक हमने 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में जान लिया। चलते हैं आगे। तीसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो है बहुजन समाज पार्टी। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी बोलते हैं, सभी ने सुना होगा। ठीक है, बीएसपी। तो ये पार्टी जो है स्वर्गीय कांसीराम जी के नेतृत्व में 1984 में बनी थी। कब बनी थी? स्वर्गीय कांसीराम जी के नेतृत्व में 1984 में बनी थी। बहुजन समाज, ठीक है, अब बात करें पार्टी के नाम पे अपन जाए तो बहुजन समाज पार्टी। बहुजन किसको कहा जाता है? तो बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा, ठीक है, ये पार्टी करती है। उसके बाद देखें कि किन के विचारों को इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसके विचारों को ग्रहण किया था? दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को ग्रहण किया था। तो ठीक उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेके इस पार्टी का निर्माण किया और उन्हीं की विचारधारा पर आगे ये पार्टी काम करती है। आगे देखें कि दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों, किनको? दलितों और कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण और उन्हीं के हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार कहाँ पे है? बहुजन समाजवादी पार्टी का ये है उत्तर प्रदेश में है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी ये पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। तो ये बात किसके बारे में हो गई? बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में, जिसको स्वर्गीय कांसीराम जी ने 1984 में बनाया था, जो कि बहुजन समाज जिसमें कि दलित, आदिवासी, पिछड़ी जनजातियां, इन सभी के लिए ये काम करती है और साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेके ये अपना काम करती है। इसके अपन चुनाव चिन्ह की बात करें, तो इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है, और इसका सर्वाधिक वर्चस्व किस प्रदेश में है? सर्वाधिक वर्चस्व जो है, आधार जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इनका पर्याप्त वर्चस्व है। वहां भी ये पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। तो फटाफट से आप जो है यहाँ तक का एक बार देख लें, फिर अगली राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिए, तो फटाफट से वो अपन चलते हैं अगली राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की तरफ और जानते हैं चौथी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है? सीपीआई। ठीक है, चलिए, तो ये पार्टी जो है 1925 में गठित हुई थी। कब हुआ था इनका गठन? 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनकी विचारधारा की बात करें तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में ये आस्था रखते हैं। उसके बाद बात करें तो अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के ये विरोधी माने जाते हैं, यानी कि जो देश को अलग करने की बात करते हो, ठीक है, प्रादेशिक विभिन्नता को जो फैलाते हो, अलग प्रांत बनाने की बात करते हो, प्रांतीयता की भावना की जो बात करते हो, या फिर सांप्रदायिक ताकतों की जो बात करते हो कि सांप्रदायिक रूप से लोगों को अलग अलग रहना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के ये क्या हैं? विरोधी हैं। यानी कि ये ओवरऑल कहा जाए तो एकता की भावना में विश्वास रखते हैं। उसके बाद हम बात करें
कि यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। यानी कि ये विशेष रूप से किन के लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं मजदूर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के हितों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखें कि 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे अलग हो गई थी के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ये ठीक ठाक स्थिति में मौजूद है। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात हो गई। अगली राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी। सामाजिक कार्यकर्ता एवं मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित ये भारतीय राजनीतिक दल है। तो इसका वर्तमान में कौन नेतृत्व कर रहा है? किसने गठन किया था इसका? गठन किया था इसका किसने? अरविंद केजरीवाल ने इसका गठन किया था। कब गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 2002 को। 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को दिन मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसे स्वीकार कर लिया था भारतीय संविधान सभा ने। तो 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर जंतर मंतर दिल्ली में जब इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। इस पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में? अपनी 5वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, जिसे आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आप। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगली बात करें एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करें। नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी एनपीपी, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है? मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है किताब। यहाँ पे आपको इसका चुनाव चिन्ह दिख रहा होगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी को नेशनल पीपुल्स पार्टी का किताब वाला चुनाव चिन्ह जो है आवंटित नहीं किया जा सकेगा। इस लाइन से क्या बात समझ में आती है? इस लाइन से सिर्फ एक बात समझ में आती है कि अगर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह एक बार उसको आवंटित कर दिया गया, एक बार उसको दे दिया गया, तो अन्य किसी पार्टी को देश में वो चुनाव चिन्ह दोबारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक पार्टी का सिर्फ एक चुनाव चिन्ह होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की पहचान किससे होती है? उसके चुनाव चिन्ह से। अब अगर दो राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह एक सा रहेगा तो उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान ही छुप जाएगी। लोग भ्रमित हो जाएंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। उसके बाद इसकी आगे की बात करें हम नेशनल पीपुल्स पार्टी की, तो इसके नेता जो हैं वो है कॉनराड संगमा है। ठीक है, मेघालय की ये पार्टी है। स्थापक कौन थे? स्थापक थे स्वर्गीय पीए संगमा थे। स्थापित कब हुई थी? 6 जनवरी 2013 को नेशनल पीपुल्स पार्टी स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय मेघालय में है और विचारधारा इनकी क्षेत्रवाद की विचारधारा को ये लेके आगे बढ़ते हैं। इनके चुनाव चिन्ह के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं, जो कि है पुस्तक या किताब या बुक इनका चुनाव चिन्ह माना जाता है। चलिए अब हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत में क्षेत्रीय पार्टियां। भारत में क्षेत्रीय पार्टियों की अब हम बात करें तो अभी तक हमने क्या देख ली? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी देख ली, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टी जो कि एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती हैं, राज्य विशेष तक ही सीमित रहती हैं, राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त पार्टियां होती हैं। अब हम बात करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक भारत का मैप दिख रहा है, भारत का नक्शा दिख रहा है। कई सारे राज्य आपको इसमें दिख रहे हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं। फिर हर एक राज्य की यहाँ पे आपको अलग अलग बॉक्स में हर एक राज्य की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां दिख रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि
ये पार्टियां जो बॉक्स में दिख रही हैं वो सब पार्टीज जो है किसी विशेष राज्य की हैं, यानी कि राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के नाम से जानी जाती हैं। हम यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं एक बार, और कुछ राज्यों की कुछ राजनीतिक पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टीज, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ पार्टीज है। यहाँ पे आप देखें तो इनके ये चुनाव चिन्ह है, और ये जो है इनकी पार्टियों के नाम है, ठीक है। यहाँ पे देखें, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पे आपको दिख रही है। उसके बाद यहाँ पंजाब की बात करें तो यहाँ पे आपको शिरोमणि अकाली दल दिख रहा है। यहाँ पे हम हरियाणा की बात करें तो इंडियन नेशनल लोक दल दिख रहा है। क्लियर हुई ये बात। उसके बाद हम इधर आए, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी जो है इसकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसके बाद हम आए यहाँ पे बिहार में आए, बिहार राज्य ये है, ये इसकी पार्टीज हैं। तो जनता दल, लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता दल, ये जो है कुछ बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्हें राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टीज का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है। यहाँ पे फिर और आए अपन आगे पूर्व की तरफ आए, यानी कि पूर्वी राज्यों की तरफ आए तो यहाँ पे आप असम में देख रहे होंगे, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ये क्या है, असम की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। यहाँ पे हम बात करें मणिपुर की तो पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस है। यहाँ पे हम और नीचे आए तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ठीक है। सारी पार्टीज के नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, कुछ पार्टीज का अपन देख लेते हैं, ठीक है, कुछ राज्यों का देख लेते हैं, ठीक है। अपन महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखें शिवसेना है, ठीक है। तेलंगाना की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तेलंगाना की पार्टीज हैं, ठीक है। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी है। उसके बाद हम बात करें केरल की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केरल कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है यहाँ पे। इसके बाद हम कर्नाटक की बात करें तो जनता दल है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम गोवा की बात करें तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी है जो कि एक क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टी है। तो इस तरीके से जो है हमने कई सारे, जैसे कि यहाँ पे अब तमिलनाडु की बात करें तो ऑल इंडिया अन्ना डीएमके है यहाँ पे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है यहाँ पे। तो ये हुई अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जिन्हें राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है या जिन्हें क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीज के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ें। तो अभी तक हमने क्या क्या जान लिया? अभी तक जो है हमने जान लिया किस किस के बारे में? अभी तक हमने जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में जान लिया और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ें और देखें कि राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए क्या दशाएं होनी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, ठीक है, यानी कि वो पार्टी पूरे देश के लेवल पर काम कर सके, उस पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व हो, तो उसके लिए किन शर्तों का अनिवार्य होना आवश्यक है, किन दशाओं का होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए तो राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए कुछ दशाएं आपके सामने हैं। वो इस प्रकार से हैं कि वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अर्हताएं यानी कि योग्यताएं या शर्तें पूरा करता हो, ठीक है। योग्यताएं या शर्तें पूरा करता हो, ठीक है। पहली शर्त, पहली अर्हता या पहली योग्यता क्या होती है, इसको भी जान लेते हैं। यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में, किसमें, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से ज़्यादा, मतलब कम से कम 4 तो होनी चाहिए, तो 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6%, कितना, वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। कितनी,
लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। क्या क्या शर्त? पहली शर्त आप देखें, फिर से रिपीट कर रही हूं कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत चाहिए? 6%। इधर पे अपन लिख लें 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में कितने प्रतिशत? वैध मतों का 6%। ठीक है, वैध मतों का कितना? 6%। और इसके साथ ही वह किसी राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्लस लोकसभा में जो है 4 सीटें हों, लोकसभा में क्या हो? 4 सीटें हों। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरी बात करें तो कोई दल, एक बात हो गई, दूसरी बात करते हैं कि कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है यदि उसे लोकसभा चुनाव में 2% स्थान प्राप्त हो। कहाँ? लोकसभा में 2% स्थान प्राप्त होते हैं तथा ये सदस्य विभिन्न 3 राज्यों से चुने जाएं। लोकसभा में 2%, लोकसभा में 2% 3 अलग अलग राज्यों से। ठीक है, 3 अलग अलग राज्यों से, 3 अलग अलग राज्यों से प्राप्त हों। क्लियर हो गई ये बात। चलिए तीसरी बात करें, ये 3 विभिन्न राज्यों से। ठीक है, तीसरी बात करें कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो क्या क्या चीजें देखी कि 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के आम चुनाव में 6% सीटें हों और लोकसभा में 4 सीटें हों। उसके बाद देखें, या लोकसभा में 2% सीटें हों 3 अलग अलग राज्यों से, या फिर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त वो पार्टी होगी, तब उस पार्टी को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये बात हो गई कि किसी पार्टी को अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना हो तो किन शर्तों का अनिवार्य होना आवश्यक है। तो यदि इन शर्तों का पालन वो पार्टी करती है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के लिए किन शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता के लिए कुछ दशाएं हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ योग्यताएं हैं। क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए वैध मतों का कम से कम कितना? डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीतना आवश्यक है। क्या बात कही गई है? कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, ठीक है, आम चुनाव में कुल डाले गए वैध मत यानी कि वैलिड वोट्स का 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम कितनी? 3% या 3 सीटें जीतना, 3% या 3 सीटें जीतना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? ये बात हो गई कि यदि किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना है तो उनकी शर्तों की बात हो गई। तो अगर कोई पार्टी इन शर्तों को पूरा करती है तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाता है। चलिए राजनीतिक दलों में जनभागीदारी की बात करें तो सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हमें सामने से देखने को मिलती हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने कुछ चुनौतियां हैं जो उन्हें अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने देती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
ये अपन देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, कोई छोटा मोटा डाउट हो, कोई बड़ा डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो आपको नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका उत्तर बहुत जल्दी दिया जाएगा। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स जितनी भी पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो फटाफट से आपका जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट करके बता दें, ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से किया जाए। तो अब हम क्या देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं कि राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने भी कुछ चुनौतियां होती हैं जो उन्हें अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने देती। तो ये चुनौतियां क्या क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चुनौती यहाँ पे आपको नजर आ रही है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी किस तरीके से हो सकती है, यानी कि लोकतंत्र क्या होता है कि भाई सबके समान रूप से वर्चस्व हो, सबके समान रूप से योगदान हो। अब अगर किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, यानी कि उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर उन सबकी सहमति से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, सभी को हर एक निर्णय में शामिल नहीं किया जाता, तो क्या है कि उस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी देखने को मिल रही है। वही बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई आंतरिक लोकतंत्र की कमी राजनीतिक पार्टी के अंदर कैसे होगी। तो लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों के समूह में सिमट गए हैं। दलों के अंदर लिए जाने वाले निर्णयों में दलों के सभी सदस्यों से सहमति नहीं ली जाती है। दलों के विभिन्न पदों पर दलों के प्रमुख नेताओं एवं उनके सगे संबंधियों का कब्जा होता जा रहा है, यानी कि सभी को समान भागीदारी नहीं मिल रही। जो शीर्ष पर नेता होते हैं, जो मुख्य नेता होते हैं, उन्हीं के सगे संबंधियों को स्थान दे दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए चुनाव भी समय पर नहीं होते हैं। दलों के भीतर लिए गए फैसलों की जानकारी सभी लोगों को नहीं हो पाती है। भारत जैसे देश में राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, जो उनके लिए क्या है, जो उनके लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में हमें नजर आता है। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं आपकी पार्टी के, सभी के लिए सारी चीजें बताई जाएं, जो भी निर्णय लिए जाएं, सबकी सब में समान भागीदारी रहे। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो आंतरिक लोकतंत्र की कमी को अपन ने जान लिया कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टीज के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी होने से जो है लोकतंत्र सही तरीके से नहीं चल पाता और राजनीतिक पार्टी के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है, ठीक है। चलो अब देखें अगली चुनौती क्या है। दूसरे नंबर की चुनौती है नेतृत्व का संकट, यानी कि लीडरशिप की परेशानी की बात कही जा रही है, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेतृत्व का संकट प्रायः भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। हर एक राजनीतिक दल यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ये समस्या है। सही अर्थ में आज अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो और वह दल को सही दिशा दे सके, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में युवा एवं महिला नेतृत्व का भी अभाव है। युवा पीढ़ियों को और युवा वर्ग को और महिलाओं को पर्याप्त नेतृत्व का जो है राजनीतिक दल में अभाव है, उन्हें मौका नहीं मिलता। तो फिर युवा वर्ग कहाँ जाता है? युवा वर्ग नौकरी करने जाता है, व्यवसाय करने जाता है। भारत देश जिसकी जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पर 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और 140 करोड़ जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो किसकी है? यंग की है, ठीक है, यंग पीपल की है, युवा वर्ग की है। और इतने बड़े युवा वर्ग वाले देश में युवाओं का प्रतिनिधित्व ही राजनीति में नहीं है। क्लियर हुई ये बात? तो युवा पीढ़ी जो है नौकरी, व्यापार और व्यवसाय के पीछे भाग रही है, क्योंकि राजनीति में उन्हें कोई स्कोप ही नहीं दिखता, उसमें उन्हें अपना करियर बनाने के मौके ही नहीं मिलते। तो युवाओं को राजनीति में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता है। फलतः राजनीतिक दलों में नेतृत्व का क्या हो गया है? नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया है। क्लियर हो गई ये बात कि नेतृत्व का संकट जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है। विशेष रूप से युवा वर्ग और महिलाओं का नेतृत्व कहीं भी नजर नहीं आता है। जबकि बात किस चीज की करी गई है? संविधान में समानता की, कि सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ठीक है। चलो वंशवाद,
तीसरी चुनौती जो है आपके सामने आती है वो है वंशवाद की चुनौती। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा जा रहा है कि लोग दलों के शीर्ष पर बैठे हैं और वे अनुचित लाभ लेते हुए सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं। ठीक है, वंशवाद क्या है कि यानी कि एक ही पीढ़ी के व्यक्ति आगे सत्ता संभालते जाएं। अब जहां वंशवाद चलेगा वहां लोकतंत्र कहाँ कायम रहेगा। वंशवाद क्या कहता है? वंशवाद कहता है राजतंत्र, यानी कि राजा का शासन। अब धीरे धीरे अगर ऐसा ही होता रहा कि एक ही परिवार के सारे व्यक्ति उस कुर्सी पर आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी बैठते रहे तो राजतंत्र आने में समय नहीं लगेगा। तो वंशवाद जो है एक गंभीर चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने, क्योंकि दूसरी पार्टीज को जो है मौका ही नहीं मिल पाता, दूसरे व्यक्तियों को, अन्य सदस्यों को, पार्टीज के अन्य मेंबर्स को मौका ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वंशवाद की प्रवृत्ति जो है राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो शीर्ष पर नेता बैठे हैं वो अनुचित लाभ उठाते हुए अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को जो है दल के प्रमुख पदों पर बैठा देते हैं। तो वंशवाद की समाप्ति ही करना राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती बन के आती है। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथी चुनौती क्या है राजनीतिक दलों के सामने। तो काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव किस तरीके से है कि आज राजनीतिक दलों में काले धन एवं अपराधियों के बढ़ते प्रभाव के चलते महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। किस तरीके से हैं? चुनाव में पूंजीपतियों को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है जो चुनाव में अपने काले धन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, यानी कि जिनके पास पूंजी ज़्यादा है वो पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, और पूंजीपति के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? काले धन से आ रहा है। अब काले धन से जो व्यक्ति कमाएगा पैसा, क्या वो देश के उद्धार के लिए अच्छे काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का वर्चस्व जो है राजनीति में बढ़ रहा है। तो क्या जो पूंजीपति हैं, जो काले धन का उपयोग करके जो है पूंजी कमा रहे हैं, काले धन का उपयोग करके ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या जब वो देश की कुर्सी पर बैठेंगे, देश की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए बैठेंगे, तो क्या वो देश को अच्छे से चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। तो आज राजनीतिक दलों में काले धन और अपराधियों के बढ़ते प्रभाव के कारण कई सारी चुनौतियां हैं। चुनाव में जो है पूंजीपतियों को उम्मीदवारों के रूप में उतारा जाता है और चुनाव में वो पूंजीपति अपनी ब्लैक मनी यानी कि काले धन का उपयोग करते हैं। आजकल राजनीतिक दलों में अपराधियों का भी प्रभाव बढ़ा है। सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय अपराधियों से मदद लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन अपराधियों की मदद करेंगे। भाई, चुनाव जीतने में अपराधियों ने उनकी मदद करी, अब चुनाव जीत गए तो ये अपराधियों की मदद करेंगे। अपराधियों की मदद करेंगे तो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और अपराधियों को सजा नहीं मिल पाएगी। यही तो हो रहा है देश में। तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से काले धन और अपराधियों का प्रभाव जो है राजनीति में गलत तरीके से पड़ रहा है। चलिए पांचवा, सिद्धांतहीनता की स्थिति, यानी कि राजनीतिक दलों के कोई क्या नहीं है? प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है कि उन पे वो काम करे। सब अपनी मनमानी से, अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, जहाँ से जैसा लाभ मिल रहा है उस हिसाब से काम करते हैं। तो सिद्धांतहीनता की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, आइए जानते हैं। सिद्धांतहीनता की स्थिति, राजनीतिक दलों में आजकल सिद्धांतहीनता की स्थिति बनी हुई है। कोई भी दल अपने मूल सिद्धांत पर कायम नहीं है, कोई भी दल अपने मूल सिद्धांत पर कायम नहीं है और सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने सिद्धांतों को भी छोड़ देते हैं। यानी कि उन्हें साम दाम दंड भेद कैसे भी करके क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। उन्हें सिद्धांत से, प्रिंसिपल से, नियम से, कायदे से, कानून से कोई लेना देना नहीं है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, जो इतना बड़ा विकसित देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के राजनीतिक दल अपने गठन के समय से लेकर, यानी कि जब से वो शुरू हुए हैं, उन देशों का गठन हुआ है, तब से लेके अब तक जो है अपने मूल सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल पर अड़े हैं और उन्हीं प्रिंसिपल के आधार पर अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो आप जान गए होंगे कि किस तरीके से बिना प्रिंसिपल के एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने में लगी रहती है, ना कि उन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, उन सिद्धांतों को फॉलो करती है। यानी कि साम दाम दंड भेद, सबको क्या चाहिए? सबको सत्ता चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करें।
आगे की बात है अवसरवादी गठबंधन। अब भाई गठबंधन क्या होता है, चलो जल्दी से फटाफट से आप कमेंट करके बता दो कि गठबंधन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, तो फटाफट से आप सभी नीचे कमेंट करके बता दें कि गठबंधन क्या होता है। गठबंधन क्या होता है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके मुझे बता दें। चलिए तो जल्दी से आप तब तक कमेंट करके बताएं, तब तक अपन ये रीड कर लेते हैं। तो भारत जैसे बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों में गठबंधन की राजनीति की परंपरा कायम हो गई है। गठबंधन यानी कि बहुत सारी पार्टीज जो है अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, जिसको सरकार, जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, उसके विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं, तो उस सरकार को गिराने के लिए सारे राजनीतिक दल या कई सारे राजनीतिक दल आपस में जुड़ जाते हैं, उसे कहते हैं गठबंधन। तो जब कई सारी सरकारें मिल जाती हैं तो वो कहलाता है गठबंधन, क्योंकि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिल पा रहा, यानी कि जब उन बाकी दलों को ज़्यादा वोट नहीं मिल पाते, बहुमत नहीं मिल पाता, तो उनकी सरकार नहीं बन पाती। तो ये क्या करते हैं कि सबके वोट जोड़ लो और गठबंधन बना लो, ठीक है। तो इसलिए राजनीतिक दल चुनाव के पहले और चुनाव के बाद ऐसे दलों से गठबंधन करते हैं जिनके इन दलों के सिद्धांतों एवं विचारों में काफ़ी भिन्नता होती है। अब भाई होगा ही, अलग अलग पार्टी के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग एजेंडे होते हैं, ठीक है। तो जब पार्टीज के, कई सारी पार्टीज के बीच भिन्नता होगी तो वो गठबंधन कहाँ तक काम करेगा। क्या उस गठबंधन वाली पार्टी जो है, जिसमें कई सारे विचारों वाली, कई सारे उद्देश्यों वाली पार्टी है, वो पूरे मिल के क्या देश के लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब सरकार में आके अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो गठबंधन की सरकार सबसे ज़्यादा जो है अलग ही तरीके की होती है, यानी कि इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता, देश के लिए प्रॉफिट नहीं होता, इनका सब अपना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से दल एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद सरकार निर्माण के समय आपस में गठबंधन कर लेते हैं, यानी कि चुनाव के समय तो सब अलग अलग थे, लेकिन जब सरकार बननी होती है तो ये जो है आपस में मिल जाते हैं और गठबंधन बना लेते हैं। तो इस तरह के गठबंधन अवसरवादिता का परिचायक हैं, यानी कि जब चुनाव हो गया, सरकार बनाने की बारी आई, इन्हें बहुमत नहीं मिला, इनकी सरकार नहीं बन पाई, तो जुड़ी 3-4 पार्टियां और बना लिया अपना गठबंधन अवसर को देख के। फिर जब सरकार बन गई तो सरकार के अंदर भी घुस के अवसर को देख के अपना अपना प्रॉफिट किया, ना कि देश के लिए काम किया। तो क्लियर हो गई ये बातें, क्लियर हो गई कि किस तरीके से अवसरवादी गठबंधन जो है वो देश की राजनीति के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है। हो गई क्लियर बात है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं, जिसमें ये चुनौती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में आपको कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो राजनीतिक दलों के सामने कुछ चुनौतियां अपन ने देखी। अब अपन आगे देखते हैं कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि राजनीतिक दलों के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं और उनके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। तो जानते हैं कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। उसमें सबसे पहले हम देखें कि दल बदल कानून लागू होना चाहिए। दल बदल कानून लागू होना चाहिए। इससे क्या मतलब है कि विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया गया है, यानी कि एक विधायक, एक सांसद एक दल से दूसरे दल में ना जाए। तो विधायकों और सांसदों को दल बदल से रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर एक कानून बनाया गया है। इन कानूनों को पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए। एक बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, अब दल बदल कानून जो है अगर लागू हो गया, नहीं, दल बदल कानून के जरिए जो है अगर एक व्यक्ति जो है, एक नेता जो है दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा तो वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहेगा, समर्पित होके काम करेगा। नहीं तो वो कुछ टाइम यहाँ पे काम किया, फिर कुछ टाइम वहाँ पे काम किया, तो उसकी विचारधारा जो है एक विचारधारा होके नहीं रह सकती। एक दिशा में, एक सही दिशा में वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि हमें ज़रूरत क्या है कि कोई भी राजनीतिज्ञ है, यानी कि कोई भी जो नेता है जो किसी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, तो उसकी विचारधारा सिर्फ एक दिशा में काम करे, उसके विचार जो है सीधे सिर्फ एक दिशा में काम करें और उसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करें, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब दूसरी बात करें,
दूसरी बात करें कि न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के काले धन का दुरुपयोग एवं इसके अंदर अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है। अभी अपन ने क्या देखा था? अभी अपन ने राजनीतिक दलों के सामने अपन कुछ चुनौतियां देख रहे थे, उसमें एक चुनौती अपने सामने आई थी कि काले धन और अपराधियों का बढ़ता हुआ वर्चस्व, यानी कि काला धन और अपराधियों के कारण राजनीति में बुराई फैल रही है। तो न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की, कि सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के काले धन के दुरुपयोग एवं इसके अंदर अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है। तो उस आदेश का पालन होना चाहिए कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा जो है चुनाव अधिकारी को दें। जब किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ना होता है तो सबसे पहले एक उससे नामांकन फॉर्म भराया जाता है, नामांकन पत्र भराया जाता है। उससे उसमें अपनी समस्त निजी जानकारी और दूसरी जानकारी उसके पास कितनी संपत्ति है, तीसरी जानकारी कि कहीं वो व्यक्ति किसी आपराधिक प्रवृत्ति से तो नहीं, जो है आपराधिक प्रवृत्ति में तो नहीं लगा है, किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से तो नहीं आता है। तो ये सारे ब्यौरे देने पड़ते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि से आता है तो उसको राजनीति में हिस्सा लेने का अवसर नहीं दिया जाता है। इतनी बात होगी क्लियर। तो न्यायपालिका ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो ऑर्डर जारी किया है, जो आदेश जारी किया है, उसका पालन होना चाहिए कि काले धन का दुरुपयोग करने वाले और इसके अंदर यानी राजनीति के अंदर अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए जो आदेश जारी किया है उसका क्या होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। और जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो अपनी समस्त जानकारी एकदम सही दें, एक्यूरेट दें। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से जो है राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। चलिए तीसरी बात करें, आगे की बात करें, इसी में बात करें थोड़ी और, कि न्यायालय ने ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक लगा दी है जिन पर गंभीर किस्म के अपराध का आरोप लगा हो और उन पर मुकदमा चल रहा हो। ठीक है, अतः न्यायालय के ऐसे आदेशों को लागू होने से राजनीतिक दलों में अपराधियों की संख्या में कमी होगी और राजनीतिक दल जो है प्रभावशाली साबित होंगे। ठीक है, उसके बाद देखें, तीसरी बात करें कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती में अपन ने पढ़ा था कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल किया जाए, यानी कि लोकतंत्र है वो हमेशा एक साथ चलता रहे। किस तरीके से कि राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने संविधान का पालन करें, समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो और दल के सभी सदस्यों को विभिन्न पदों पर बैठने का समान अवसर मिले। ना कि वंशवाद की राजनीति चले, ना कि भाई भतीजावाद या सगे संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाए। सभी जो है समान रूप से हिस्सेदारी लें और जो भी राजनीति के अंदर निर्णय लिए जाने हैं, फैसले लिए जाने हैं, वो सभी को पता हो, सभी की सहमति हो, उनमें सभी की भागीदारी हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल किया जा सकता है। आगे देखें अब कि राजनीतिक दलों में, वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था कि महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व की कमी है। ठीक है, अब राजनीतिक दल महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व देकर अपने प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। राजनीति में युवाओं के आने से जो है दलों को नई ऊर्जा एवं दिशा मिलेगी। युवा वर्ग जो है हर चीज़ से परिचित होते हैं, नई नई चीज़ों से परिचित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ना कि पुराने ढर्रे पर काम करने वाले होते हैं। जो पुराने नेता चले आ रहे हैं वो जैसे पुराने समय में काम करते थे वैसे ही करते हैं और नई चीज़ों से परिचित नहीं होते। अगर युवा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व राजनीति में मिले, युवा वर्ग को लीडरशिप करने का जो है मौका मिले, नेतृत्व करने का मौका मिले, तो वो नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ राजनीति में एक अलग ही सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। क्लियर हुई ये बात? चलिए
और महिलाओं की भी यहाँ पे बात करी गई है कि महिलाओं को भी समान मौका मिले, तो महिलाएं भी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर पाएंगी और महिलाओं को उनके अधिकार दिला पाएंगी। साथ ही साथ खुद भी एक महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण सभी के सामने पेश कर पाएंगी और खुद में आत्मविश्वास की वृद्धि कर पाएंगी। उसके बाद देखें हम, चौथी बात हो गई, अब अपन पांचवी बात की तरफ चलते हैं कि राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। चुनाव का खर्च जो है सरकार द्वारा उठाया जाए। कैसे? जैसे कि पेट्रोल, कागज एवं कपड़ा, टेलीफोन आदि जो चुनाव में उपयोग होते हैं सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। यदि राजनीतिक दल एवं सरकार इन सुझावों पर ध्यान दें तो राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए स्वयं पहल की आवश्यकता भी है। ठीक है, तो किस तरीके से कि चुनाव का खर्च जो है सरकार उठाए। चुनाव अभियान के दौरान जो भी पेट्रोल, कागज, कपड़ा, टेलीफोन जो भी चीज़ें हैं उनका खर्चा कौन उठाए? सरकार उठाए। तो इससे काले धन का प्रयोग नहीं होगा, आवश्यकता से अधिक जो है चुनाव में पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं वो सभी व्यक्ति बराबरी से खर्चा कर पाएं। ठीक है, अब सरकार अगर खर्चा देगी कि आपको इतना ही खर्चा करना है, इसके आगे नहीं करना है, तो सभी के लिए समानता की बात होगी। ठीक है, यदि राजनीतिक दल एवं सरकार इन सुझावों पर ध्यान दें, जो हमने सुझाव दिए हैं कि राजनीतिक दलों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, तो राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को प्रभावी बनने के लिए स्वयं भी पहल करनी चाहिए। देखना चाहिए राजनीतिक दलों को कि हमारे दल के अंदर हमारी पार्टी के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा गलत है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। अगर वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो सीधी सी बात है कि वो खुद को सुधारने की पहल खुद कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्वयं पहल की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर राजनीतिक दल खुद की कमियों को खोजें और खुद की कमियों को सुधारने की कोशिश करें तो अवश्य ही भारत की राजनीति एक बहुत अच्छे आयाम पर पहुंच सकती है। तो यहाँ पे हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ें जानी आज, यानी कि पूरा चैप्टर अपन ने जो है एक वन शॉट में पूरा रिवीजन कर लिया, जिसमें हमने पूरे तरीके से राजनीतिक दलों के बारे में जान लिया कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, कैसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय स्तर या राज्य स्तर के राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। राजनीतिक दल के बारे में हमने 3 से 4 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ा। उसके बाद हमने इसके NCERT सॉल्यूशंस को सॉल्व किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इसके MCQ सॉल्व किए, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करे। और आज के सेशन में हमने क्या किया, आज के सेशन में इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन यानी कि वन शॉट रिवीजन को किया। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो है आपको राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल जो हैं काम करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो सभी के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और बार बार मैं रोज कहती हूँ कि बार हर चीज़ का रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के जरिए ही बाकी सारी चीज़ें आपको याद रह पाती हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई करना। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, करते जाना है। आप पूछते हैं हमेशा कमेंट में कि मैम टॉपर बनने के लिए क्या करें, तो टॉपर बनने के लिए एक ही काम करना है अच्छे से पढ़ना है। जैसे जैसे हम आपके लिए एक एक बेहतरीन सेशन लेके आते रहते हैं, कैसे कि पहले हम 3-4 पार्ट में आपको जो है पूरा चैप्टर कराते हैं बहुत अच्छे से समझा के, उसके बाद जो है हम आपके सॉल्यूशंस कराते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन। तो जैसे हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं उसी तरीके से आप भी एक एक चीज़ पर बराबर डबल तरीके से ध्यान देंगे तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़ा रहना है, क्योंकि हम
सिंगल प्लेटफॉर्म पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें एकदम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं? हमारे यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए क्या? साथ ही साथ प्रोवाइड कराते हैं यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, यहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे टॉप कोर्सेस भी अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में सीबीएसई के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, 3 बोर्ड्स को हम कवर करते हुए चलते हैं। इसके अलावा अदर कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो भी बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश, यूईटी, एनटीएससी एंड ओलंपियाड। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं तो आपको कहीं और जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो हम कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? यूट्यूब के अलावा हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं। तो जल्दी से फटाफट से आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स को जानने के लिए, डेली के लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।